नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे, क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है शुरू हो गई थी और हमने थियरी पोर्शन पढ़ लिया था। हमने क्या जान लिया था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जान लिया था और हमने जान लिया था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आपने देखा था कि अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय होती है वह क्या होती है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, क्रम उसमें मायने नहीं रखता है। तो यह आपने जाना था। उन्हीं का प्रयोग करते हुए हमें देखिए पहला सवाल जो प्रश्नावली 1.1 है, आज से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो यह देखिएगा, आज से मैथ की पहली प्रश्नावली शुरू हो रही है। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, तो पहला जो है हम लोग अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय का पहली प्रश्नावली शुरू करेंगे और उसमें पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो निम्नलिखित दी गई हैं संख्याएं, इनको व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला सवाल उठाते हैं और क्या लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग हल लिख सकते हैं। तो पहले का हल देखिए, 140 लिखा है, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको पता है कैसे करना होगा। तो सबसे पहले छोटी संख्याओं से काटना है। तो सबसे पहले 2 से कट जाएगा तो 70 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से कटेगा 35 आ जाएगा। ठीक, अब 7 यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। थोड़ा सा मैं इसको और इधर से लिख दूं। ठीक है, तो यहाँ से पहला हो जाएगा आपका 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यह रहा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरे सवाल की बात करें, इसके दूसरे खंड की बात करें, तो क्या लिखा है? 156 लिखा है। क्या लिखा है? 156। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसी प्रकार से इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसका भी करेंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से कट जाएगा। ठीक, जिन संख्याओं के अंत में क्या हो? 2, 4, 6, 8, 0 हो, वे संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो ये हो गया 2 सत्ते 14, एक बचा था, 2 अट्ठे 16 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 मिलेगा और 2 नवा 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18 मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा और फिर 13 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो हो गया 13 एकम 13। तो इसे हम लोग क्या लिख लेंगे? तो इसे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यह रहा आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग अगला भी कर सकते हैं। देखिएगा तीसरा। ठीक, तीसरा कितना लिखा है? 38 25। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं करता हूँ 38 25 का, फिर मैं यहाँ मिटा दूंगा, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले इसको काटिए। क्या 3 से कट जाएगा? तो इनके अगर अंकों का योगफल 3 से कटेगा तो यह 3 से कटेगी संख्या, नहीं तो नहीं कटेगी। तो 8 3 11 होगा, 11 2 13 हो जाएगा और 13 5 18 हो जाएगा। तो कट जाएगा, 18 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 होगा तो 2 हासिल बचेगा, तो यहाँ पे 2 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटिए, 3 चौक के 12 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से काट दीजिए। तो काटिए, 5 या 2 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 5वां 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 हो गया और 5 सत्ते 35 हो गया और 17 से एक ही बार में कट जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? इसका मैं नीचे अभाज्य गुणनखंड कर देता हूं, देख लीजिए, लिख देता हूं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना? 17 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप चौथे का भी देख सकते हैं, एक और कर दिया जाता है और 5वां आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखा है 5001, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो मैं इसका अभाज्य गुणनखंड नीचे कर देता हूं। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यह दिख रहा है 5 ही से कट जाएगा, पहले 5 ही से काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1001। देखिए अब ये 7 से कट सकता है, देखिए, क्योंकि अब तो 5 से 2 से भी नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योगफल 2 नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा और देखिए आप लोग थोड़े से कुछ नियम जान लीजिए। जैसे 2 जब कटेगा तो होगा अंत में, अंतिम संख्या जो हो, अंतिम अक्षर 2 से विभाज्य है तो क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित संख्या होगी। अगर 3 से देखेंगे तो संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए, तब 3 से कटेगी।
4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अक्षर जो होंगे, अंतिम 2 अंक जो होंगे वह 4 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए फिर 5 से कटने के लिए अंत में 0 या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक, 0 या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक, अब इसी प्रकार से और भी नियम है, तो इतना आप जानते रहें। 7 से काटिए, आइए 7 से काटते हैं। 7 से काटने पर यह कितना बचेगा, 7 एकम 7, और यहाँ हो गया 3 बचा तो 30 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचा 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किससे कट जाएगा, 11 से काटिए, कट जाएगा, तो 11 एकम 11, 11 तियां 33 हो जाएगा, तो 11 तियां 33 हो जाएगा। ठीक, अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13, तो इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो यह 5005 जो है यह लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से आप 5वां कर सकते हैं अपने आप। तो इस पूरे सवाल को आप नोट कर लीजिए, तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगला सवाल, हमारा सवाल नंबर 2 है। तो इसमें क्या लिखा है देख लीजिए, या CF व LCM ज्ञात कीजिए, यानी मासा और लासा ज्ञात कीजिए, और जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, यानी मासा गुणे लासा। ठीक है, या CF गुणे LCM। और यहाँ पे लिखा क्या है देख लीजिए, सवाल में आपको 3 सवाल लिखे हैं, तो 26 91, 510 92 और 336 54। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह 2 ही संख्याओं के लिए होता है, 2 ही संख्याओं के लिए कि A गुणे B, अगर गुणनफल किया जाए, 2 संख्याएं हैं A और B, उनका गुणा किया जाए तो इनका जो लासा और मासा का गुणनफल आएगा वह भी इन्हीं गुणनफल के समान होगा। ठीक है, तो यह केवल 2 संख्याओं के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे 2 संख्याएं भी आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सवाल को हल करते हुए। अब देखिए पहला सवाल हमारा क्या लिखा है, तो हल लिखते हैं पहला 26 व 91, यही है। तो आइए 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यह विधि सबसे अच्छी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो 26 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 26 13 दूनी 26, 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 आप कर सकते हैं विस्तार से भी, इस तरह से भी कर सकते हैं। 26 का हो जाएगा 2 गुणे 13, 91 का क्या हो जाएगा, 13 सते 91, 7 गुणे 13। देखिए सभी अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य, तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो जो कॉमन होगा वह क्या बन जाएगा, मासा, यानी कि HCF। तो HCF बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। HCF बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमें गुणा अब करना है कि हमें लासा भी निकालना है, तो LCM बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, LCM बराबर कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, तो सबसे पहले कॉमन वाला लिख दीजिए, फिर जो बचा है 2 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं 13 गुणे कितना, देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 का 7 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 का 7 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 4 लग गया हासिल, तो हो गया 7 और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और 14 4 हो जाएगा आपका 18, 14 4 कितना हो जाएगा, 18, तो 182 हो गया इसका LCM हो गया। ठीक है, अब बात करें, हमें कह रहा है कि अब LCM और HCF काफी नहीं निकालना। ठीक है, कह रहा है कि जांच भी कीजिए कि उन संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं जांच, या सत्यापन लिख सकते हैं, जांच या फिर क्या लिख सकते हैं, सत्यापन। ठीक है, अब देखिए जांच या सत्यापन, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना आएगा बताइए। तो दोनों संख्याओं का 26 और 91 है, 26 और 91, 26 गुणे 91। ठीक है, तो अब गुणा करने पर देखिए, गुणा करने का आसान तरीका बताता हूं। यहां पे जब यह यहाँ पे देखिए यह वाली संख्या है, कोई भी एक संख्या, ऐसी संख्या चुनिए जो कि जिसमें इकाई के अंक 0 के आसपास वाली कोई संख्या लाइए। तो 91 के आसपास 0 आपको दिखेगा, 90 या तो 100, तो 100 लिखना आसान है। तो 100 में से कितना घटा दे, 91 हो जाएगा, 100 - 9। ठीक है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 26 गुणे, देखिए आसान तरीका गुणा करने का, ठीक, गलत ना होगा यहाँ पे। तो यह हो जाएगा 100 - 9 यानी 91 आएगा। तो 26 का 100 में गुणा करेंगे तो 2600 हो जाएगा, माइनस 26 गुणे 9। अब इसका गुणा करके देखिए, थोड़ा सा गुणा करना तो पड़ेगा ही। देखिए 6 9 54, 6 9 54 हो जाएगा, यानी 9 6 54 हो गया, और हाथ से लग गया 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 18 5 कितना हो गया, 23। घटा दीजिए कितना आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और 9 में से 3 जाए 6 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे 6 में से, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा, और यह कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, यानी 2 बच जाएगा वहां पे 23 66। तो कितना आ गया, 23 66। तो इसको मैं मिटा देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, 23 66 आएगा। कितना आ जाएगा, 23 66। ठीक है, आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते थे। ठीक, 26 91 का डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं मासा और लासा का गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया था, 13। कितना आया था, 13। और यह एलसीएम कितना आया, 182। गुणा करिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा। 13 अट्ठे 104, 104 2 लगा हासिल, तो यहाँ पे देखिए 13 दूनी 26 होगा, 2 हासिल लग जाएगा। 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा 106 हासिल लग गया। फिर 10, 13 एक कम 13, 13 10 23। देखिए, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ, जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। लिखेंगे, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। प्रूव्ड दैट। यह हो गई सत्यापन, आप यह लिख सकते हैं, या जांच। ठीक है, तो यह रहा आपका। तो इस सवाल को आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग एक सवाल की और बात कर लेते हैं, एक आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले उतार लीजिए। आइए बात कर लेते हैं इसके दूसरे सवाल की। देखिएगा, तो आज पहली प्रश्नावली आप लोगों को समाप्त भी करनी है। यहां पे देखिए, तो सवाल नंबर दूसरा, तो लिखेंगे हल 2। तो कितना लिखा है, 510 व कितना 92। तो आइए इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो कितना आएगा, आइए करके देख लेते हैं। ठीक है, 510 तो पहले 2 से कट जाएगा क्योंकि अंत में शून्य है। ठीक, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और फिर 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटिए, तो 3 अट्ठू 24 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। 3 अट्ठू 24 और 3 पच्चे 15 हो जाएगा। फिर 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 5 से काटिए, तो यह हो जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5, और 5 सत्ते 35, तो 17 से काटिए। अब यह हो जाएगा 17 एकम 17। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यह हो गया। अब 92 का लिखिए, 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो आइए इसको मिटाते हैं, 92 का लिखते हैं। तो 92 का कितना होगा, तो करते हैं, आइए देखिए। तो 2 आ जाएगा, काटेंगे तो 46। ठीक है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 से फिर काटिए, आ जाएगा 23। अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, 23 अभाज्य संख्या है, तो यह आ जाएगा 2 गुणे कितना 23। इसको भी मिटा देते हैं। अब मासा और लासा लिख लेते हैं इनका निकाल के, जो कॉमन होगा। तो केवल 2 कॉमन मिल रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो मासा बराबर कितना हो गया, मासा को एचसीएफ से डिनोट करना, सवाल में ही लिखा है। तो एचसीएफ बराबर कितना होगा, 2। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या होगा, तो कॉमन वाला एक बार लिख लेंगे, जो बचा हुआ है उनका भी गुणनफल लिखेंगे। तो 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 23। ठीक है, 2 गुणे 23, यह हो गया। अब देखिए, पहले तो आप देख लीजिए, मैं छोटी छोटी संख्याओं का पहले गुणा कर लेता हूं। तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30, 30 दूना 60, 60 हो गया। अब बच गया 17 और गुणे 23। आइए साधारण तरीका, थोड़ा सा सिंपल तरीका देखते हैं गुणा करने का। अब देखिए, 17 को मैं लिख सकता हूं क्या, 20 माइनस 3, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 23 को क्या लिख सकता हूं, 20 धन 3, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या आप देखिए, साधारण रूप से गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं तरीका समझाता हूं और आसान करने का। ठीक है, देखिए, तो यहां पे कुछ लोगों को यह कठिन भी लग सकता है, लेकिन आसान है। देखिए, 30 माइनस 3 को 17 कह सकते हैं, और 30 से नहीं, सॉरी 20 माइनस 3 को 17 कह सकते हैं, 20 प्लस 3 को 23 कह सकते हैं। अब दोनों तो ठीक है, सेम ही है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या आपने वर्गांतर पढ़ा है, a माइनस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माने पहला a हो जाता है, दूसरा b, पहला a दूसरा b, तो a स्क्वायर माने 400 हो जाएगा। b स्क्वायर माने कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माने हो जाएगा 3 त्रिका 9, और इसका मान कितना आ जाएगा 391, 391। अब हटा देते हैं इसको, यहां पे हम लिख सकते हैं इसको, इन दोनों का गुणनफल 60 गुणे 391,
60 गुणे 391। अब गुणा कर लीजिए, एक शून्य पहले से है, ठीक है। तो 6 एक कम 6 हो जाएगा, इसके बाद 6 नवा 54 और 4 बच जाएगा, 5 बच जाएगा हासिल, ठीक है। और 6 त्रिक 18, 18 5 23, ठीक, 23460। क्या आ गया? लासा आ गया 23460। अब कह रहा है जांच कीजिए, सत्यापन कीजिए। तो जांच या फिर क्या, सत्यापन, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए कितना आ जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, कौन कौन सी दो संख्या है? 510 और 92। 510 प्लस नहीं सॉरी गुणे 92, 510 गुणे 92। तो अब करके देखिएगा गुणा कितना आ जाएगा। तो आपको करना है तो सिंपल तरीका है, 510 कर लीजिए, 92 कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो 100 में तोड़ दीजिए, 100 और 8 में तोड़ दीजिए। अभी देखिए आप लोग चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं देखिए यही वाला तरीका आजमाता हूं। तो यहाँ पे कर सकते हैं 510 गुणे 100 माइनस 8, लिख सकते हैं 92 को 100 माइनस 8, आसान हो जाता। देखिए तो ये आ जाएगा 51,000, दो पहले से एक शून्य, दो शून्य और आ गए, माइनस यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 बच्चे 40, 8 बच्चे 40 हो गया। अब 0 में से 0 जाए, 0 बचेगा, 0 में से फिर 8 घटाना है तो 0 से नहीं घटेगा, तो यहाँ सुधार लेंगे तो यह 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे देखिए, यहाँ 10 होगा, यहाँ सुधार लेंगे 9। आप जानते हैं, मैं करके इसे दिखा देता हूँ, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, 40 80, तो 0 0 हो जाएगा, ये 0 में से नहीं जाएगा तो उधार आएगा आगे से, यहाँ से आएगा तो यहाँ 10 होगा, यहाँ से 10 में से 1 चला जाएगा, 9 हो, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाए 2 बच जाएगा, और 9 बचा था यहाँ, यह हो गया, यह तो 0 हो गया था, ठीक है। अब यहाँ से उधार लेंगे, उधार क्या लेंगे, अब सीधे घटा दीजिए ना, 50 में से 4 घटा दीजिए, 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46,920, 46,920 आ जाएगा। देखिए तो इसको हटा के लिख देते हैं 46,920। अब हटा देते हैं इसको, तो हमको लिख लेना है 46,920। देखिए ये गुणा आसान करने का तरीका है कि आप ना किसी इकाई का अंक 0 तक किसी तरह से ले जाइए, उसमें से जोड़ घटा के उसको सामान्य संख्या में ला दीजिए, बस। ये हो गया 46,920, 420 नहीं है सॉरी, 46,920 है। देखिए अब यह दोनों का गुणनफल हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम की, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया था बताइए? एचसीएफ आया था तो एलसीएम कितना आया था यह भी बताइए, 23,460। दो ही का गुणा करना है, आसानी से हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, हासिल कितना लग गया 1, ठीक है। 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 46,920। दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, लिख देंगे आता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, प्रूव्ड दैट, ठीक है। तो यह रहा आपका दूसरे का सवाल नंबर 2। इसको भी उतार लीजिए, तीसरा आप लोगों के लिए है, आप लोग लगा लीजिएगा। अब हम आएंगे तीसरे सवाल पर, उतारिए जल्दी से। तो आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या लिखा है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि ही लगाना है, यूक्लिड विभाजन नहीं लगाना है। तो देखिए, और यूक्लिड विभाजन आप में से कोर्स से आउट हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहला सवाल, इसलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो हल 1, तो 12 15 व 21, ठीक है, व और तथा एक ही बात होती है, यहाँ आप देखिएगा। तो अब लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो आपको पता है 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 15 का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा, और 21 का कितना हो जाएगा, तो बता दीजिए 21 का, तो 3 सत्ते 21 होता है, यह हो जाएगा। तो जो कॉमन होगा वह मासा हो जाएगा। तो कॉमन कौन है, 3 है, कॉमन कौन है, 3 है। तो आइए, तो एचसीएफ जो होगा यानी मासा जो होगा 3 हो जाएगा। एलसीएम कौन होगा, तो कॉमन वाला पहले लिख लेंगे, जो बचा है उनका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मासा हो जाता है। तो 5 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। गुणा करिए, तो छोटे छोटे सभी छोटे ही है, गुणा करिए। 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, 60 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 420, 420, ठीक है। बड़ा अच्छा आंसर आया है। देखिए, तो आपको केवल लासा और मासा ही ज्ञात करना है, और यहाँ पे जांच वाली विधि लगेगी भी नहीं, क्योंकि 2 संख्याओं के लिए होती है। तो ये 2 संख्याओं के लिए जांच वाली विधि लगती है, तो यहाँ पे आपको केवल यही आंसर में लिख देना है। एक आंसर यहाँ आ गया, एक आंसर यहाँ आ गया।
आइए बात कर लेते हैं इसी सवाल को, इसी के साथ दूसरे सवाल की, क्योंकि तीसरा आप लोगों के लिए छोड़ना है, तो दूसरा सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए तो लिखा है 17 और क्या लिखा है 23 व 29। अब यहाँ पे एक बात करनी है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है, और आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड में एक शामिल नहीं होता है। एक जब शामिल नहीं होता है तो हम 17 को लिखेंगे क्या, 1 × 17 लिख सकते थे, लेकिन एक अभाज्य संख्या है नहीं तो हम लोग इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो अब सीधे लिखेंगे तीनों की तीनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य हैं। तीनों की तीनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य हैं। आप देख लीजिए 17, 23 और 29। जब संख्याएं अभाज्य हो तो मासा 1 आता है। जब सभी संख्याएं अभाज्य हो तो मासा 1 आता है। याद रख लीजिएगा, यह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नोट मैं स्टार लगा के लिख दूं। यदि सभी संख्याएं अभाज्य हो, सभी संख्याएं अभाज्य हों तो मासा यानी एलसीएम बराबर क्या होता है, 1 आता है। एलसीएम बराबर सभी संख्याओं का गुणनफल, सभी संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर सभी संख्याएं अभाज्य हों तो मासा 1 आता है और एलसीएम सभी संख्याओं का गुणनफल आता है। आइए कर लेते हैं, लिखेंगे। तो यहां पे यह आपको सवाल के बीच में नहीं लाना है, या कहीं नोट कर लेना है। ठीक है, लिखेंगे एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 1। एलसीएम बराबर सभी संख्याओं का गुणनफल 17 × 23 × 29, 17 × 23 × 29। आइए करते हैं। अब यहां देखिए 17 23 फिर से आ गया क्या, तो आपको अभी करके दिखाया गया था कि इसका गुणनफल आ जाएगा 391, और आसान तरीका हम लोगों ने सीखा था। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अब देख लीजिए 13 यहाँ पे 17 × 3 = 51 हो जाएगा, 17 × 3 = 51 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 51 5 आ गया था हासिल, तो 391 आप लोगों को दिख गया। गुणे कितना 29, गुणे कितना हो जाएगा 29। क्या आप 29 को 30 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, और गुणा यहाँ पे आसान करते हैं। 29 का पहाड़ा तो आता नहीं होगा जल्दी, ठीक है, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता। अगर किसी को आता होगा तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे करते हैं। अब पहले 3 का गुणा, यहाँ पे 0 पहले से है तो 0 लगा लेंगे। 3 × 1 = 3 और 9 × 3 = 27, 2 लग गया हासिल, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11 माइनस 391। अब घटा लीजिए तो यह 10 होगा, 10 में से 1 चला जाए तो कितना आ जाए, क्योंकि उधार लिए हैं तो 10 हो जाएगा, 0 से 10, और यहाँ पे बचेगा कितना 9। कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 2 में से 9 घटेगा नहीं तो यहाँ से लेंगे एक उधार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाए 3, 12 में से 9 जाए 3। अब यहाँ कितना बच चुका है 6, और 6 में से 3 जाए 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1, अब 11, ये तो घटेगा नहीं तो 11 × 33 9 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रक्रिया हमने कर ली है। आप डायरेक्ट यहाँ पे गुणनफल लिख सकते हैं 11 33 9, यानी 11,339, 11,339। तो यह प्रक्रिया आप दिखाएं या ना दिखाएं, ठीक है, यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा। एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये वाला सवाल अपने से करिएगा। उतार लीजिए दोनों सवाल जल्दी से। आइए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। इसमें लिखा क्या है, आइए पहले पढ़ना सीख लीजिए। इसे कहते हैं एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, यानी कि 306 और 657 का जो मासा है वह 9 दिया है, और इसको क्या पढ़ेंगे एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, 657। ठीक है, तो इसका एलसीएम यानी इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो यानी दो संख्याओं का मासा दिया है और लासा ज्ञात करना है। आपको बताइए दो संख्याएं हो, लासा और मासा के बीच संबंध दिया हो, कोई ऐसा आपको सूत्र याद आ रहा है तो अब बिल्कुल याद होगा। दो संख्याओं का लासा जो होता है और मासा का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो हल लिखेंगे, उसमें लिखेंगे हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, उनका एचसीएफ उनका एलसीएम। तो आइए देख लेते हैं। या डायरेक्ट भी आप लोग हल्के से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ना लिखकर सीधे लिख सकते हैं
ए गुणे बी यानी दो संख्याएं एच गुणे यल। एच मतलब एचसीएफ, यल मतलब एलसीएम। ए बी मतलब हो जाएगा 306, एक हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा 657 बराबर एच का मान तो दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है यानी यल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं। या करके यल बराबर यह 9 गुणे में है, यहाँ इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो हम इसको उल्टा करके लिख रहे हैं बस। तो यह हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे कितना चला आएगा 9 आ जाएगा। अब काट दीजिए तो यह कट जाएगा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 2 हासिल लग गया 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27। या यल बराबर आप लिख सकते हैं यानी एलसीएम बराबर लिख सकते हैं 306 गुणे 73, 306 गुणे 73। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर 60 तरीका आजमाते हैं, क्यों बार बार बड़ा तरीका आजमाया जाए। तो आइए देखते हैं 60 में कैसे लगा सकते हैं इसको। तो तकनीकियां बनने से बनती हैं। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं 70 + 3, 70 + 3। तो पहले तो शून्य यहाँ पहले से आ जाएगा एक, ठीक है, और 7 छक 42 हो जाएगा, 4 लगा हासिल, 0 में गुणा करना है फिर तो 0 7 छक 42 यही रह जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे अगली संख्या 0 हो तो 2 अंकों तक लिखा जाता है। जैसे यहाँ 7 छक 42 आया ना, 7 छक 42, अगली संख्या 0 है तो दोनों अंक लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 छक 42, इसके बाद कितना 7 त्रिक 21, फिर जोड़ना है कितना, यह 3 का अब यहाँ पे करना है गुणा। ठीक है, देखिए 3 छक 18, तो यहाँ पे अगले में शून्य आएगा तो 18 पूरा लिखेंगे, फिर अगली संख्या 3 त्रिक का 9, जोड़ लीजिए 8 0 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 और 9 9 4 13 हासिल लग गया 1, और फिर 2 है तो 2 यहाँ पे 2 है, कितना है, अच्छा 1 है, पहले कितना है 1, तो 1 लिखेंगे तो हासिल लग गया 2 था, तो यहाँ हासिल 1 था तो 1 लिख लेंगे, 1 1 2 हो जाएगा, और फिर 2 बचा ही है तो आप जोड़ लेंगे खुद, 22 33 8 आ जाएगा। तो यह देखिए 22 33 8 यानी 22,338, 22,338 आपका एलसीएम हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप गुणे को आसान करिए, कठिन मत करिए, क्या करिए आसान करिए, इस तरह से आपका गुणा आसान होता चला जाएगा। तो ये देखिए यह सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से उतार लीजिए जल्दी से। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृतिक संख्या यहाँ पे हो गया, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी कहते हैं इसी। तो 6 की पावर n यानी n का मान कोई प्राकृतिक संख्या रख लीजिए। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। तो अगर हम 1 2 3 4 5 रखते हैं, आइए देखते हैं कहीं पर 0 मिलता है 6 की पावर कुछ लिखने पर, तो 1 लिखेंगे, 6 की पावर 1 लिखेंगे, 0 नहीं रखना है, मान 0 नहीं रखना क्योंकि प्राकृतिक संख्या का है। तो 6 कम 6 हो जाए, मतलब कि 6 क्या अगर घात 1 है तो 6 ही आ जाएगा। 6 स्क्वायर करेंगे तो 6 छवा की 36 आ जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे आपको कहीं पे भी फिर 0 अंत में नहीं मिलने वाला है। जब आपको 0 नहीं मिलने वाला है, डॉट 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 करते जाएंगे, तो आप क्या कह सकते हैं, कहेंगे अतः जो या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या फिर एक तरीका और है कि आप बताइए किसका, अब यहाँ पे हमको यह जानना होगा कि कैसे 0 लाया जाए, 0 कैसे लाया जाए। तो अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तब तो 10 बनेगा, 10 मतलब 0 बनेगा। 0 बनाने के लिए किसी के जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना अति अनिवार्य है। अगर 2 और 5 आते हैं तो आप कहेंगे इसका अंत 0 पे होगा, और उसका वर्ग करिए, क्यूब करिए, कुछ भी करिए, उसका अंत हमेशा किस पे होगा, 0 पे होगा। तो 0 लाने के लिए संख्या के अंत में 0 होना अनिवार्य है। तो दूसरी आप बात देखिए, 3 तरह से इसको कह सकते हैं। पहला यह दिखाकर कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि लिखेंगे उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि 6 की पावर n प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, यह कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा कहेंगे किसी के यदि अभाज्य गुणनखंडों में, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों आते हैं तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ 6 में क्या आएगा, 2 और 3, यहाँ 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, यह लिख सकते हैं। और तीसरा भी कारण दे सकते हैं, क्या, वह देखिए यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, तो ही वह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। यानी कि n के लिए
6 की पावर n के लिए, और n जहां प्राकृतिक संख्या है वह 0 पे समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n तभी 0 पे समाप्त होगी जब उसके इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। इकाई का अंक 0 हो। यहाँ पे इकाई का अंक क्या, इकाई अंक 6 है, केवल एक ही अंक ही है। तो यहाँ पे आप इसको चाहे लिखें, चाहे इस तरह से भी आप ब्यौरा दे सकते हैं। आइए, सबसे आसान तरीका तो यही लगता है। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि जो प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। चाहे यह लिख लीजिए, और सबसे आसान मतलब सबसे जो सुटेबल आंसर है यह बनेगा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंडों से हमको लिखना है, तो आइए हम लिख के दिखा देते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में, यहां उत्तर लिख देंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि हल है नहीं, सवाल हल नहीं करना है यहां पे। तो लिखेंगे चूंकि किसी संख्या का अंत 0 पर तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हों। चाहे जितनी बार हो, लेकिन एक आध बार कम से कम आना ही चाहिए दोनों लोगों को, ठीक है। 2 और 5 दोनों हों, ठीक है। यहां पे चूंकि हटा दीजिए, लिखेंगे किसी संख्या का अंत 0 पर तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या हो, 2 और 5 हो। अब यहां पे छोड़ दीजिए, इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे चूंकि यहां 6 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 है, अतः स्पष्ट है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। यह आ जाएगा आपका आंसर, उत्तर हो जाएगा। तो चाहे भी आप कोई संख्या देख लीजिए, 10 तो 2 गुणे 5 होता है, देख लीजिए 20 तो 2 गुणे 5 होता है, यानी 2 और 5 आना ही है किसी भी प्रकार से। 30 देख लीजिए तो 3 गुणे 2 गुणे 5, अंक 0 है, अंतिम अंक 0 है, 2 और 5 आ ही रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी अगर अंक 0 वाली संख्या है, अंतिम अंक 0 वाली संख्या है, तो आपको उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर देखने को मिलेंगे। अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 जरूर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर 2 और 5 नहीं है किसी के अभाज्य गुणनखंड में, तो वह 0 पे समाप्त नहीं होगी, ठीक, ध्यान दीजिएगा। नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6। हमारे पास देखिए क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, बताना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आइए बात कर लेते हैं। चलिए, तो पहले तो बताएंगे भाज्य संख्याएं होती क्या है, पहले ये बताइए। तो वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पे हम लिख लेते हैं, पहले इसका जो है हल लिखते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला इसका खंड देखिए, खंड 1। तो यहां पे 7 गुणे 11 गुणे 13, धन कितना है, 13, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर आप गुणा करें तो 13, यहाँ पे 11 से कितना हो जाएगा, 77, और फिर 13 से गुणा करना है, तो 13 सते 91, 13 सते फिर से क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा, ठीक है। 13 सते 91 हो गया, और 91 का 9 बच गया, 13 सते 91 फिर से हो जाएगा 9, और कितना आ जाएगा, 100, 9 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 1001, और 1001 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1014 आ जाएगा। तो यहां लिख लेंगे 1014।
ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, देन 1014 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या हो जाएगा, आप करके देखिए। तो 10 14 तो काटेंगे तो 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 507 आएगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से काटिए, 3 से काटिए तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 20 आएगा, 3 छक 18, 3 नवा 27 और यहाँ 13 हो जाएगा, 13 मतलब 13 का वर्ग है 169, फिर आ जाएगा 13 एक कम 13। तो गुणनखंड में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, मिटा देते हैं इसको, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब बताइए जिसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 13 भी आ रहा, 13 भी आ रहा, तो यह संख्या भाज्य रहेगी कि अभाज्य रहेगी? भाज्य हो जाएगी ना। लिखेंगे अर्थात या अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी का खंड 2 देखिए, इसी में खंड 2 भी है, तो आइए देख लेते हैं उसको भी। क्या लिखा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, और धन कितना है 5। ठीक, धन कितना है 5। तो आइए देख लीजिए, अब गुणा कर लीजिए, कितना आएगा ध्यान दीजिएगा। आपको गुणा करना है तो गुणा यहाँ से कर लीजिए, पीछे से 2 एक कम 2, 2 3 6 हो जाएगा, 6 चौक को यहाँ पे 6 चौक को 24 आ जाएगा, 24 पच्चे कितना आ जाएगा, 24 पच्चे तो 120 आ सकता है। तो देख लीजिए 5 चौक के 20, 2 हासिल 5 दूनी 10, 120 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 तक चले गए हैं और 7 छक 42 कर लीजिए, यहाँ पे 42 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक, 4 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 एक कम 4 हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, 0 4 0 और यह 5। ठीक है, तो 50 40 आ गया, 50 40 तो हम इसको, अच्छा 50 40 तो आया, इतने का मल्टीप्लाई किया तो 50 40 आया, प्लस में 5 जोड़ना तो 50 45 हो जाएगा, 50 45। देन 50 45 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, देन 5045 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा करके देख लेते हैं। चलिए देखिए 50 45 तो किससे कटे जाएगा, किससे कटेगा, सबसे पहले 5 से, क्योंकि अंत में 5 दिख रहा है ना, तो 5 से काट दीजिए। 5 एक कम 5, 0 है, 0 कटेगा नहीं तो 0 उतर जाएगा, 5 नवा 45 तो 0 एक बार और बढ़ा के 5 नवा 45। अब 1000 जो 9 है ना, ये एक अभाज्य संख्या है, वह नहीं कटेगी, चलिए छोड़ देते हैं उसको। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1009 नहीं 1009 है, हाँ ठीक है 1009 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड यह हो गया। यानी कि जो यह संख्या ये 50 45 मतलब कि यह वाली संख्या, इसको हम वैल्यू देते हैं 50 45, इसका मान यह आएगा। और यह संख्या जो है वह 5 से भी कट जाएगी, 1009 से भी कट जाएगी, और एक और स्वयं से तो कटेगी ही, अतिरिक्त वाली भी काट रही हैं। इसका मतलब यह एक कैसी संख्या हो गई, यह एक भाज्य संख्या हो गई। तो अंत में लिखेंगे अतः कौन सी संख्या, यह वाली पूरा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 1, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और अच्छा लगेगा। ठीक है, एक, सॉरी यहाँ पे नहीं बंद करना था, ऊपर एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यह रहा आपका सवाल नंबर 6, उतारिए जल्दी से। तो आइए देखते हैं अब आखिरी सवाल जो है हमारा प्रश्नावली का आखिरी सवाल, तो क्या है, 7वां सवाल है, आखिरी सवाल है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब मान लीजिए यह एक कोई मैदान है, उसका वृत्ताकार, यहाँ पर वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे सोनिया और रवि, ठीक है, दोनों लोग चलना प्रारंभ करते हैं।
यह भी इसी पे चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे यह जब एक चक्कर लगाएगा, मान लेते हैं यह रवि है और नीचे कौन, सोनिया। ठीक, तो रवि एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 12 मिनट, और सोनिया इसी का एक चक्कर लगाने में कितना, 18 मिनट। अब जब चक्कर लगाएंगे तो इनका समय बढ़ेगा, क्या होगा, समय बढ़ेगा, और जब समय बढ़ेगा तो इनका यानी कि मल्टीपल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मल्टीपल, यानी अब आगे जाएंगे तब तो मिलेंगे। 18 से 36 होगा, 36 से फिर आपका 54 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से 12 का 24 होगा, 24 से फिर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर में 12, अगले चक्कर में कितना हो जाएगा, 24 मिनट, फिर अगला चक्कर पूरा करेगा तो 36 मिनट हो जाएगा। इसी प्रकार सोनिया अगर चक्कर लगाए तो पहले चक्कर में 18 हो गया, दूसरे चक्कर में 36 हो गया, फिर तीसरे चक्कर में 54 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन जहां पे होगा, जहां पे दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाएगा, वहीं पर दोनों फिर से मिल जाएंगे। तो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो किस मिनट पे दोनों उभयनिष्ठ हैं, 36वें मिनट में, तो 36 मिनट बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। और अब बताइए हमने क्या निकाला है, गुणक। और गुणक को ही कहते हैं अपवर्त्य। क्या बोलते हैं, अपवर्त। अपवर्त को ही बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीपल भी बोल सकते हैं, मल्टीप्ली बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यानी निकालना होगा गुणक, यानी कि लासा निकालना होगा। ठीक है, तो पुनः मिलने के लिए हमें क्या निकालना होगा, लासा, लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आसान सवाल है, केवल देखने में बड़ा है। ठीक है, तो बिहारी के दोहे के समान, चलिए बिहारी के दोहे के विपरीत है। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे तो क्या पूछा है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिखेंगे रवि और सोनिया, यानी सबसे पहले सोनिया का नाम दिया तो सोनिया लिखेंगे, सोनिया व रवि पुनः 12 व 18 के एलसीएम पर मिलेंगे। ठीक है, देन एलसीएम के लिए, देन 12 व 18 के एलसीएम के लिए। तो अब एलसीएम निकाल लीजिए, तो इनके एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, भाज्य गुणन खंड। तो क्या हो जाएगा, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जो कॉमन है एक बार, जो कॉमन नहीं रहेगा उसको गुणे में लिख देंगे। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 12 और 18 का, तो 2 गुणे 3 गुणे फिर 2 गुणे 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 के 36। अतः सोनिया व रवि पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका आंसर। और यहां पर आपका यह पूरी की पूरी प्रश्नावली जो है 1.1 आपकी समाप्त होती है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोहरा भी लीजिएगा, एक आध बार वीडियो और देख लीजिएगा। ठीक है, और अपने इस चैनल को सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यह आपका पहला अध्याय, मतलब पहले अध्याय का पहली प्रश्नावली समाप्त होती है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।